नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मुकेश साहनी, जी हां, जो कि वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, उनका मन अब पूरी तरह से डोल चुका है। इनफैक्ट मन ही नहीं डोला है, क्योंकि ये खबर तो मैं एक सप्ताह पहले ही आपको बता चुका हूं कि मुकेश साहनी अब एनडीए में आ सकते हैं। वो मैंने एक सप्ताह पहले कहा था। आज जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि मुकेश साहनी की बात जेडीयू से हो चुकी है। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुकेश साहनी एनडीए का हिस्सा बने, और नीतीश कुमार की बात पर मुकेश साहनी एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार भी हो गए। यह खबर हालांकि औपचारिक तौर पर वीआईपी पार्टी की तरफ से पुष्ट नहीं किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि नीतीश कुमार से उनकी डील पक्की हो चुकी है और अब वो किसी भी दिन एनडीए का हिस्सा बनेंगे, और एनडीए का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए में मंत्री भी बनेंगे। और दरअसल नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाह रहे हैं? विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कई लोगों को साधने में लगे हुए हैं, उनमें से एक मुकेश साहनी भी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुकेश साहनी अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके, महागठबंधन से नाता तोड़ करके, आपने जो बड़े बड़े विजुअल्स देखे होंगे कि प्लेन में चलते हुए, हेलीकॉप्टर में चलते हुए मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के साथ मछली खा रहे थे, मुकेश साहनी तेजस्वी यादव के साथ संतरा खा रहे थे, और लिखते भी थे कि कईयों को मिर्ची लगेगी। अब सवाल यह है कि वो खुद जब एनडीए के पाले में आ जाएंगे, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो ये मिर्ची क्या महागठबंधन को लगेगी? क्या महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान होगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही, जिस दिन मैंने आपको यह बताया था कि आरजेडी ने भी मन बना लिया है, क्योंकि आरजेडी के कई बड़े नेताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि मुकेश साहनी का रवैया कुछ उसी तरह का है, और हम लोग भी पूरे तरीके से मन बना चुके हैं कि मुकेश साहनी जाते भी हैं तो उसको लेकर के हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे। दरअसल आरजेडी भी अपने पुराने वफादार साथियों को अपने पाले में लाने में जुट गई है। इसलिए आज का डिबेट उसी मुद्दे पर है कि आखिरकार मुकेश साहनी की डील जेडीयू के साथ क्या तय हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल क्या कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी के नीलाभ कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्रियदर्शी जी। हमारे साथ और कुछ मेहमान जुड़ेंगे और वो भी अपना व्यूज रखेंगे, उनके पास क्या जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। नीलाभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी काफी चर्चा में है इन दिनों, खास तौर पर जो मेरे पास खबर है कि अब मुकेश साहनी ने फैसला कर लिया है कि वो एनडीए के पाले में जाएंगे। क्या आप सहमत हैं इस बात से? कोई जानकारी देना चाहेंगे? पंकज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीवी चैनल पर ये बात कहने का हमें मौका मिला। और जो बात आप अभी कह रहे हैं पंकज जी, ये मैं भी आपके ही मुंह से सुन रहा हूं और मीडिया के माध्यम से ही सुन रहा हूं कि इस तरीके की कोई बात है और इस तरीके का कोई ऑफर है। ऐसा कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के आला कमान के द्वारा अगर लिया जाएगा तो वह आप मीडिया के सामने होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होता। हमारा अभी हम लोग इंडिया अलायंस के एक मजबूत पार्टनर हैं, मजबूत साथी हैं, और मजबूती से हम लोग इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं। तो इसमें इस तरह की बात ही बेमानी है। और रही बात राजनीति में, तो राजनीति में कौन कब कहां किस समय जाएगा इसका कोई अता पता नहीं रहता, और इस तरह की कोई बात होगी भी तो ये निर्णय हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी जी का होगा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपने एक बहुत बड़ी बात कही नीलाभ जी, और मुझे लगता है जवाब उसी में छिपा हुआ है। प्रियदर्शी जी मुस्कुरा रहे हैं कि कौन कहां जाएगा ये पता नहीं रहता है, लेकिन हमारी पार्टी के मुखिया और सन ऑफ मल्ला मुकेश साहनी इस बारे में फैसला करेंगे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रियदर्शी रंजन जी,
पंकज जी, हाँ, इस तरीके के कभी हालात अगर बनते हैं तो वो इस सारे निर्णयों के लिए हमारे पार्टी के सुप्रीमो अधिकृत हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता, इससे पहले भी आरजेडी के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ है तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ है, और उसके बाद से हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये निर्णय अधिकृत हमारे पार्टी सुप्रीमो का है और हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं। आप इस बात को भी गौर करिए। नहीं नहीं, आप अभी तक बिल्कुल मजबूत साथी हैं। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा आप कमजोर साथी हो जाएंगे। प्रियदर्शी रंजन जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो मजबूत साथी वाली बात है बिहार में, अब नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, इधर उधर गया था अब कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग इस बात को पर भरोसा करते हैं? क्योंकि नीलाभ जी, ये पहले कई दफा हो चुका है कि आप उधर थे इधर आए, उधर थे इधर आए, इधर से उधर गए, और बिहार की पॉलिटिक्स की ये हकीकत है। आपका राजनीतिक हित जिधर सधेगा उधर आप जाएंगे, ये बात सच है। क्या प्रियदर्शी रंजन जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज जी, पूरे देश में क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति है वो इसी तरीके की है, और उसी पैटर्न पर नए नवेले मुकेश सहनी भी चल रहे हैं। शाम इधर सुबह उधर, पता नहीं कब किधर। इन लोगों के जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सभी ने दल बदल किया है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में हर चुनाव के दौरान नए गठबंधन के साथ होते हैं, उसी तरीके से कमोबेश कुछ रवैया मुकेश सहनी का है। उनकी शैली, मुकेश सहनी की शैली उपेंद्र कुशवाहा की शैली से मेल खाती हुई नजर आ रही है। कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। 2019 के बाद से 2 बार मुकेश सहनी पाला बदल चुके हैं। 2020 के विधानसभा के चुनाव के दौरान जिस तरीके से विश्वासघात का आरोप लगा करके, तेजस्वी यादव पर विश्वासघात का आरोप लगा करके मुकेश सहनी एनडीए के साथ आए थे, और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो बिदकाव हुआ वह किसी से छुपा नहीं हुआ है। और आज की तारीख में जब लोकसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी को करारा झटका लगा है, एक भी लोकसभा उम्मीदवार वो जिताने में कामयाब नहीं रहे, बुरी तरह उनकी पार्टी पिट गई है तीनों लोकसभा क्षेत्रों में, मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर में। वैसी स्थिति में नए तरीके से, नए सिरे से मुकेश सहनी अपनी राजनीति पर मंथन करने के लिए मजबूर हुए। उन्हें यह कहीं ना कहीं लगता होगा कि आरजेडी के साथ या महागठबंधन के जाने के साथ उनका हित नहीं सध रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ जाने में जो उनकी भलाई है, वैसी भलाई महागठबंधन के साथ रहने में नहीं। क्योंकि पहली बार मुकेश सहनी को सत्ता का स्वाद एनडीए के साथ ही मिला। उनकी राजनीतिक परवान भारतीय जनता पार्टी के साथ चढ़ा जब 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने उन्हें आमंत्रित किया, उन्हें दिया। उसी तरीके से जब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका बिदकाव हुआ तो नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को बैक किया, उनकी राजनीति को बैक किया। उनका बंगला जो मंत्री बनने के बाद मुकेश सहनी को अलॉट हुआ था, उसे तब नहीं खाली कराया गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ जो बॉन्डिंग है आज की तारीख में मुकेश सहनी की, वो उन्हें फिर से एनडीए की ओर आने के लिए आकर्षित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ने के साथ जो उनका रिश्ता रहा वो कमोबेश अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मुकेश सहनी के रिश्ते बड़े अच्छे हैं। लालू यादव के साथ भी उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं। लेकिन जहां राजनीतिक नफा नुकसान की बात है तो फिलहाल वो नफा मुकेश सहनी को एनडीए के साथ जाने में दिख रहा है। यही कारण है कि आप पंकज जी जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी एनडीए के साथ होंगे, निश्चित तौर पर यह संभव है। देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। मेरे पास मेरे सोर्सेज से यह खबर आई है कि डील सील हो चुका है, और जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें यह बात भी सच है कि मुकेश सहनी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट एनडीए के साथ ज्यादा सधता है। और सवाल यह है कि पिछले दिनों जब उनके पिता की हत्या हुई और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भूमिका अदा की, एनडीए के कई नेता उनके घर पर दिखे
और चर्चा तभी से शुरू हो गई कि क्या मुकेश सहनी पाला बदलने वाले हैं। उस समय चर्चा चल रही थी। हमने भी 6-7 दिन पहले यह खबर किया था, इनफैक्ट इसी तरीके से डिबेट किया था। लेकिन आज तो मेरे पास खबर आई है कि नीतीश कुमार से उनकी बात तय हो चुकी है। नीतीश कुमार ने उनको एनडीए में लाने का मन बना लिया है और मुकेश सहनी भी इसके लिए हां कर चुके हैं। जहां तक सवाल है आरजेडी का, तो मैंने आरजेडी से भी बात की, कई नेताओं से बात की। उनका भी कहना था कि हां, मुकेश सहनी बहुत रिलायबल नहीं है और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि वो एनडीए में जा सकते हैं। ये ऐसे लोगों ने कहा जो कि आरजेडी के टॉप लीडरशिप के नजदीक माने जाते हैं। इसलिए मैं नीलाभ जी आपसे पूछ रहा हूं। खैर, अभी आपको मुकेश सहनी जी ने बताया नहीं होगा, पार्टी फोरम पे चर्चा वो बाद में करेंगे, नफा नुकसान तय कर लेंगे। हो सकता है उसके बाद औपचारिक तौर पर आपसे कहेंगे। लेकिन आपको गुड न्यूज दे दूं कि आप महागठबंधन छोड़ करके एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं नीलाभ जी, आप कहिए। पंकज जी, दो बातें हैं यहाँ पे। प्रियदर्शी जी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां दल बदल करती हैं, तो बिहार की कोई भी एक पार्टी का नाम बताइए जो दल बदल और रात भर में इधर से उधर ना हुआ हो। क्या जेडीयू जो यहाँ सत्ताधारी पार्टी है वो इधर उधर नहीं हुई है? उनका गठबंधन इधर उधर नहीं हुआ है। एक बात और पूछना चाहूंगा, ये सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियां पर ही क्यों ब्लेम करते हैं? दूसरी बात, भाजपा के अमित शाह जी लोकसभा चुनाव से पहले जब बिहार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नीतीश बाबू के सारे दरवाजे बंद हैं और उसी दरवाजे से फिर नीतीश कुमार जी की एंट्री होती है। तो जब राष्ट्रीय पार्टियां एक रात में गठबंधन बदलने में माहिर हैं, तो आप क्षेत्रीय पार्टी पे इस तरह का आक्षेप का कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी बात, हम आपकी ये बात मान भी लेते हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए ना कि आप भी पार्टियां बदल रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं, मान लीजिए। नहीं, एक बात पंकज जी नहीं माने, कैसे मान लेंगे? आपने कहा कि आप गुड न्यूज ले लीजिए कि एनडीए में जा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी नफा नुकसान के नहीं सोचते हैं। नफा नुकसान की अगर सोचते तो लोकसभा चुनाव के समय भाजपा से गठबंधन करके और कुछ सीट लेकर के मंत्री पद का ऑफर लेके निषाद आरक्षण की बात पर चुप हो जाते। लेकिन हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी अपना उनका स्टैंड है निषाद आरक्षण पे, वो टिके हुए उस समय भी थे और आज भी है। एक बात आप अच्छे से जान लीजिए इस चीज को। चलिए आपने अपनी बात रख दी, निषाद आरक्षण पर टिके हुए। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर संजय कुमार। बिहार ही नहीं, देश की राजनीति पर बड़ी मजबूत पकड़ रखते हैं और हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, मैं एक खबर अपने दर्शकों के सामने ब्रेक कर रहा हूं कि मुकेश सहनी की बात नीतीश कुमार से हो चुकी है। ये हमारे पास सूत्रों से खबर है। मुकेश सहनी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं और मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के पाले में आ रहे हैं। क्या इस खबर में आपको सच्चाई दिखती है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हम रुझान देख रहे थे, एनडीए के नेताओं की भीड़ उनके घर पर देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा हैं। उनके पिता गुजरे, उनकी हत्या हुई और उसमें एनडीए के नेता लगातार उनके घर पर जाते रहे। और ऐसे भी हम सब लोग जानते हैं कि मुकेश सहनी का इंटरेस्ट एनडीए में ज्यादा सधता है, महागठबंधन में नहीं सधता है। वो अनूप जलोटा का एक गीत है ना, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो राम केवट के बगैर कैसे लंका पहुंच जाएंगे? तो सवाल यह है कि सहनी वोटर्स वो भी हिंदुत्व के ज्यादा नजदीक अपने आप को देखता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में आना पसंद करेंगे? उन्हें एनडीए में आने पर सत्ता की मलाई भी मिलेगी, उनका राजनीतिक हित भी सधेगा, उनके वोटर्स को भी पसंद आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको एमएलसी बनाया, अपने कोटे से, अपने ही कोटे से मंत्री बनाया। तो ये तो स्पष्ट है या ये ऑलरेडी प्रूवन है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इनको सम्मान दिया।
रह गई बात कि ठीक है, राजनीति में कौन से इश्यूज हैं, कौन से इश्यूज नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय नहीं है। इससे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें अभी निर्णय क्या लेना है और परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियों के अनुसार लोग निर्णय लेते हैं। तो आपने पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, क्योंकि कुछ बचा नहीं है विशेष बताने के लिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय से लेकर के और इनके जो केंद्रीय नेतृत्व तक ने इनके पिताजी के हत्या के बाद इनको कंसोल किया। संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री हैं, इनके गांव गए, पिताजी को कंधा दिया, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम से लेकर के कई विधायक, स्थानीय सांसद ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके, ठीक है, मैं इसको राजनीति से अगर न भी जोड़ करके देखूं तो मुकेश साहनी जी के हिस्से में अगर कुछ चीजें आई हैं तो वो आई हैं एनडीए के साथ ही। अब रह गई बात कि वो समझदार व्यक्ति हैं और अगर समझदारी से वो निर्णय लेंगे तो वो बेहतर समझेंगे कि कहां पर रहना हमारे लिए बेहतर है। इन्हीं के कोषाध्यक्ष थे राजभूषण निषाद। राजभूषण निषाद एमपी बन जाते हैं मुजफ्फरपुर से, वो केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आपने साहनी मतदाता के बारे में कहा, हरी साहनी हूं, राजभूषण निषाद हूं, जिस तरह से उनको एकोमोडेट किया है, अपने हाथ जगह दी है, एक भरोसा तो है। अब ये चीजों को तय करेंगे कि हमें कहाँ जाने में ठीक रहेगा, कहाँ जाने में ठीक नहीं रहेगा, वो अलग बात है। और लाभ और घाटा राजनीति में तो होती ही है ना, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है। विचारधारा जैसी चीज भी अब कोई राजनीति में रह गई है क्या? ये कटु सत्य है और ये सारे लोग करते हैं। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि इसको राष्ट्रीय और क्षेत्रीय में न देखा जाए, सारे लोग ये करते हैं। मूल्य, सिद्धांत, विचारधारा, सुनने में ये शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन परिस्थितियां और कहां हम कंफर्ट महसूस करेंगे, कहां पर हमें, उसके लिए एक शब्द दे दिया गया है कि जहां हमें सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सम्मान मिलना चाहिए, और किनको कहां सम्मान मिलता है ये चीजें एस्टेब्लिश्ड हो गई है। आपकी खबरें कितनी पुष्ट है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी बात में तो दम है कि मुकेश साहनी जी को एनडीए ने एक वेलकम करने के लिए दरवाजा खोल दिया है। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, किन शर्तों पर जाएंगे, किनके कहने पर जाएंगे, वो मैं नहीं जानता, लेकिन एनडीए ने एक इनको ऑफर किया है कि कहाँ इधर उधर जाते रहते हैं, आइए आप मेरे साथ, और फिर एक बार हम लोग मजबूती के साथ 2025 का चुनाव लड़ेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। तो मुकेश साहनी जी के लिए शायद ये निर्णय उनका है, उनके पार्टी के अभी प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। या होता है कभी अभी उपाध्यक्ष जी क्यों बताएंगे डॉक्टर संजय? अभी नहीं बताएंगे, इनके सुप्रीमो जब बताएंगे, औपचारिक तौर पर बात होगी तब कहेंगे। अभी तो ये वही बात कहेंगे जो इनको कहना चाहिए, और राजनीति की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। सवाल यह है प्रियदर्शी रंजन जी कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नीतीश कुमार पर ही भरोसा मुकेश साहनी को ज्यादा क्यों है? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो मंत्री पद से हट गए लेकिन उनका घर खाली नहीं करवाया गया। अपने आपसी रिश्ते में इस तरह का काम कई नेता करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक जिस तरह का बॉन्डिंग बनना चाहिए वो बन गया होगा। दूसरा, हमने ये भी देखा इनके पिता की हत्या होती है, तुरंत एसआईटी गठित किया जाता है, मुख्यमंत्री फोन पर बात करते हैं, जिस तरीके से पटना से पुलिस जाती है, डीआईजी से लेकर के तमाम आला अधिकारी पहुंचते हैं, और उसके बाद मामले का उद्भेदन जितनी जल्दी की जा सकती थी करते हैं, और सारी बातें सामने रखते भी। यह साफ दिखाता है कि किस तरीके से राजनीति में मुकेश साहनी एनडीए को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता,
क्योंकि बहुत सारी बातें पर्दे के पीछे भी आई कि इनके पिता का काम क्या था और बहुत तरह की बात, लेकिन ऐसा लगा कि एनडीए भी बहुत ज्यादा इसको तूल देने के पक्ष में नहीं है। और जिस तरीके से एक मिनट मैं आपका जवाब लेता हूं। हमने ये देखा बहुत तरह की बात, मैं उसको गॉसिप मानता हूं, किसी दिवंगत आत्मा के लिए इस तरह की बात भी बहुत तरह की गई, वो कंटेस्ट किया गया साहनी परिवार की तरफ से, वो सब जायज है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मुकेश साहनी की पिता के हत्या के बाद जिस तरीके से एनडीए सरकार एक्टिव नजर आई, उत्तर प्रदेश से संजय निषाद पहुंच जाते हैं, हरी साहनी पहुंच जाते हैं, राजभूषण निषाद पहुंच जाते हैं, सभी लोग पहुंच जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि सॉलिडेरिटी किस तरह का उनके साथ है। चलिए, मैं मानता हूं पॉलिटिक्स में शिष्टाचार का भी अपना एक जगह है, लेकिन प्रियदर्शी रंजन जी, मैं आ रहा हूं, नीलाभ जी आप जवाब दीजिएगा। प्रियदर्शी रंजन जी, मेरे पास जो खबर है, नीतीश कुमार इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर से क्या नुकसान हो सकता है और उस नुकसान की भरपाई के लिए किस किस लोगों की जरूरत है। खुद आप वीआईपी के कई नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोट का नुकसान कम से कम एनडीए को दिया। तो सवाल यह उठता है कि ये 10 लाख वोटों की भरपाई कैसे होगी। इसलिए मुकेश साहनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4-5 दिन पहले खबर यह चल रही थी कि हिना साहब आरजेडी में चली जाएंगी। आज जेडीयू के ही तरफ से यह खबर आने लगी कि हिना साहब आरजेडी में नहीं जा रही हैं। तो हिना साहब भी अब जेडीयू को इंपॉर्टेंट लग रही हैं। इसकी वजह क्या है? क्या आपको यह दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएंगे, नीतीश कुमार अब प्रासंगिक रह नहीं गए, ठीक है लोकसभा में उनको सीटें मिल गई और उसकी वजह प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि जो जो हमारा लूज पॉइंट है उसको मजबूत किया जाए और फिर से 2025 में चुनाव जीता जाए। क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 सहमत हूं। सारी कवायद जो है वो 2025 विधानसभा के लिए है। नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं 2025 विधानसभा पहले का। वो तमाम जोड़ घटाव कर लेना चाहते हैं, इक्वेशन बिठा लेना चाहते हैं जो 2025 में फिर से उन्हें सत्ता में वापसी कराए, और उसके लिए उन्हें जिन्हें जोड़ना होगा वो उनको पाले में लाएंगे। राजनीति में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे दोस्त हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। वे हर किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार रहते हैं और हर किसी के साथ हर किसी से दूर जाने को भी एक ही समय में तैयार रहते हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर का कद बढ़ा है, आपने मेंशन किया प्रशांत किशोर की बात को, तो जिस तरीके से राजनीति में प्रशांत किशोर का कद बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर एनडीए को नागवार गुजर रहा होगा, क्योंकि जो डैमेज जिस कोर वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोर वोट बैंक एनडीए का है। सवर्णों के वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, अति पिछड़ा वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्ट मुस्लिम जो मुस्लिम सॉफ्ट हैं एनडीए के प्रति उनके वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अति पिछड़ा न्यूट्रल है, जिसका न आरजेडी के साथ मुंह है न एनडीए के साथ है, उन वोट बैंक में पर भी प्रशांत किशोर की नजर है। ऐसे में मुकेश सहनी जैसा चेहरा जो प्रशांत किशोर को उसी स्टाइल में जवाब दे सके। प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेगा शो करते हैं, राजनीति के शोमैन हैं, मुकेश सहनी भी राजनीति के शोमैन है, तो उनका करारा जवाब, प्रशांत किशोर का करारा जवाब मुकेश सहनी हो सकते हैं। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। पंकज जी, इस बात के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं। हालांकि नीलाभ जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे प्रियदर्शी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के अलावा भी मुकेश सहनी का राजनीतिक इंपॉर्टेंस है और मुकेश सहनी भी अपने नफा नुकसान को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया है कि आरजेडी के गढ़ में मुकेश सहनी के उम्मीदवारों को वोट नहीं मिला, वहां पर सबसे कम मत प्रतिशत उनका रहा। गोपालगंज जो कि लालू यादव का गृह जिला है, वहां से दो विधायक हैं आरजेडी के, और दोनों विधायक के क्षेत्रों में मुकेश सहनी के उम्मीदवार को उस लोकसभा क्षेत्र में, गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम वोट प्राप्त हुआ। मोतिहारी में भी आरजेडी के गढ़ में वीआईपी को सबसे कम वोट प्राप्त हुआ।
इसी तरीके से झंझारपुर में आप जब देखेंगे, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो वहां सभी विधानसभा क्षेत्रों में वीआईपी का उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार से नीचे रहा। तो इसका मतलब यह है कि मुकेश सहनी आरजेडी के साथ अपने आप को इंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या मुकेश सहनी का जो मतदाता है, निषाद मतदाता है, वो आरजेडी या महागठबंधन के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ये मुजफ्फरपुर, जो कि निषादों की राजधानी कही जा सकती है, सबसे ज्यादा निषाद वोटर हैं, वहां पर भी ये चीज देखने को आया, उभर करके आया कि निषाद आज भी वीआईपी के साथ न जा करके एनडीए के साथ इंटैक्ट है। तो मुकेश सहनी भी अपनी राजनीति को समझ रहे हैं कि सड़क की राजनीति से अगर सदन की राजनीति तक जाना है तो निश्चित तौर पर सदन की राजनीति तो उनके लिए एनडीए के साथ ही जाता है। जी नीलाभ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बड़ा सीधा सा सवाल है, आप क्या इस बात से इनकार करेंगे कि आपका राजनीतिक हित एनडीए में ज्यादा सधता है? क्योंकि आपने राजनीति की शुरुआत भी एनडीए के साथ ही की थी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है, आरजेडी के टॉप ब्रास में तो ये मैसेज है कि मुकेश सहनी कभी भी जा सकते हैं और हमको उनके द्वारा छोड़े जाने के बाद जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे की जाए। इसलिए झंझारपुर से कैसे वो कौन से यादव थे जो पहले मंत्री थे, मैं नाम भूल रहा हूं, इस बार वो चुनाव लड़ना चाहते थे, गुलाब यादव के अलावा, और आप दूसरा नाम बोलिए। देवेंद्र प्रसाद यादव को वापस लाने की कवायद चल रही है। हिना साहब को वापस लाने के लिए प्रयास किया जा चुका है। सूरजगढ़ा से प्रहलाद यादव कैसे साथ आए उसकी भी कोशिश चल रही है। अनंत सिंह की पत्नी जो विश्वास प्रस्ताव में एनडीए के साथ चली गई थी, उनको कैसे लाया जाए, इसको लेकर के भी आरजेडी सॉफ्ट दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई प्रहलाद यादव ने बताया है या अनंत सिंह के कैंप से मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है। आरजेडी के बड़े नेताओं से जब मैं पूछता हूं, बात करता हूं, तो वो एक बात बहुत साफ कहते हैं कि मुकेश सहनी रिलायबल नहीं है, उनका मन बदल रहा है, वो महागठबंधन छोड़ सकते हैं, इसलिए हम उनके जाने को लेकर के उसकी भरपाई का प्रयास करने में जुट गए और जनता हमारे साथ होगी, विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे, ये सब दावा होता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आप इस फैक्ट को डिनाई करेंगे कि आपका ज्यादा राजनीतिक हित एनडीए में सत्ता है? पंकज जी, सबसे पहली बात तो जो आपने कही कि सभी पार्टी, भाजपा या एनडीए गठबंधन के तमाम नेतागण सांत्वना देने के लिए गए थे, तो सिर्फ एनडीए के नेतागण ही नहीं गए थे, सभी पार्टी, सभी दल, बिहार के जितने भी मुख्य दल हैं, सभी पार्टी के नेतागण वहां गए थे, चाहे वो बीजेपी हो, एलजेपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, एमएल, सारी पार्टी के नेता गए थे। वह एक जो है तेजस्वी यादव नहीं गए थे जी, वो बाद में पटना में 2 दिन बाद गए थे, तेजस्वी यादव नहीं गए थे। ये सवाल अब आज भी उठ रहा है। तेजस्वी जी उस समय यहाँ पर नहीं थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। जैसे ही वो पटना पहुंचे, वो जाकर वहां मिले थे, और उनसे पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, वह खुद गांव जाकर सांत्वना देने का काम किए थे, जो आप मीडिया के बंधु, आप लोगों ने चलाया भी था इस चीज को। और आपने भी एक चर्चा की है कि वीआईपी पार्टी को यहाँ पे ये आरजेडी गठबंधन का मत नहीं मिला। आपने एक चर्चा की, आपने मुजफ्फरपुर का चर्चा किया, आपने मोतिहारी का चर्चा किया। मुजफ्फरपुर का पिछले बार का आप हार जीत का मार्जिन याद कीजिए, भाजपा और इंडिया गठबंधन का। पिछले बार भाजपा कितने वोटों से हारी थी? पिछले बार भाजपा यहाँ पे 4 लाख वोटों से जीती थी ना। इस बार क्या है? इस बार जो है महज 1 से 1.5 लाख मतों से। तो वो वोट किसका है? वो वोट सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी का वोट है, जो आरजेडी को पड़ा, इंडिया गठबंधन को पड़ा। दूसरी बात, आपने मोतिहारी की बात कही। मोतिहारी में पिछली बार वहां पे भाजपा के उम्मीदवार कितने वोटों से जीते थे, और इस बार वहां पे एनडीए के जो उम्मीदवार थे वो कितने वोटों से जीते हैं? बहुत कम मार्जिन। सवाल है कि केसरिया और गोविंदगंज में, केसरिया और गोविंदगंज में आप लूज किए, जहां मल्लाहों की अच्छी खासी संख्या है, केसरिया और गोविंदगंज में
आप लूज किए। नहीं, आप दोनों बात पेरोसी जी कह रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मल्लाहों का वोट नहीं मिला, दूसरी तरफ यहाँ मल्लाहों का सबसे बहुलता वाला मुजफ्फरपुर जिला है, जहां पे हार जीत का मार्जिन पिछले लोकसभा का देखिए और इस बार का मार्जिन देखिए। नहीं, वो पिछले मार्जिन लोकसभा में वही उम्मीदवार 4,95,000 से हारे थे। 4,95,000 से वही उम्मीदवार हारे थे जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के से सांसद बने हैं और अभी निषाद मंत्री समाज हैं। का मत तो उस आप समय कैसे नहीं भूल रहे मिला हैं, वो था। वीआईपी के संस्थापक थे, तो क्या वो वोट संस्थापक थे, लेकिन उस समय के एनडीए के यहाँ पे जिस तरीके का माहौल देश में बनाया गया था, तो मोदी लहर में नहीं पड़ा। और आपने बात कही, इस बार मुकेश सहनी जी का लहर था। मुकेश सहनी जी के लहर का परिणाम है कि मार्जिन देखिए कितना घट कर आ गया। नहीं आप नहीं इस चीज को भी नोट करिए। नहीं, चलिए, मुकेश सहनी का लहर होता तो झंझारपुर में आप सारे और देखिए- विधानसभा सीटों पर देखिए- नहीं लूज कर जाते। देखिए राजनीति में हो तो आपको आने वाला जो विधानसभा चुनाव और इस बार भी मोतिहारी में आप 88,000 वोटों से हारे हैं। मैं 88,000 वोटों में मोतिहारी से हारे हैं। पिछले बार बीजेपी कितने वोटों जीती थी? नहीं, सुनिए नीलाभ जी, मैं इस बात को कंटेस्ट नहीं करूंगा कि आप मजबूत ताकतवर फोर्स नहीं है, मजबूत पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, मैं इसको कंटेस्ट नहीं करता हूं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि एनडीए को आपकी जरूरत है। चलिए ठीक है, ठीक है, क्लियर है, नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ये बात सही है कि आप महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन का वोट आपको नहीं मिल पाता है और आपका पूरा वोट जो है महागठबंधन को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और जब आप एनडीए में रहते हैं तो आप ज्यादा मजबूत ताकत रहते हैं। मैं ये बात कह रहा हूं। और दरअसल राजनीतिक हित जहां सद रहा हो, और अभी हमारे साथ विनय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। विनय जी, हमने एक खबर हमने अपने प्रोग्राम में खबर ब्रेक की। आप नीलाभ जी बोल लीजिए, तब मैं विनय जी के पास जाता हूं। केवल मैं इनको आपने जो एक बात कही है कि राजनीतिक हित, तो यहाँ पे व्यक्तिगत हित की कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी का क्लियर स्टैंड लोकसभा चुनाव से पहले था, निषाद आरक्षण पे हमारी बात बनेगी, एनडीए घोषणा करेगी, आरक्षण देगी, तब हमारा गठबंधन होगा। चलिए, मैं डॉक्टर संजय से भी ये पूछूंगा, लेकिन विनय जी, मैंने जो अभी खबर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए दर्शकों को बताने की कोशिश की है कि मुकेश सहनी की बात नीतीश कुमार से हो चुकी है। मुकेश सहनी एनडीए में आने जा रहे हैं, मुकेश सहनी एनडीए में मंत्री बनने जा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मेरे पास खबर है, हालांकि ये वीआईपी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम महागठबंधन का हिस्सा हैं और मजबूत हिस्सा है। सवाल ये उठता है कि जो मुकेश सहनी निषाद आरक्षण को लेकर के कहे कि जो नहीं देगा उसके साथ हम नहीं जाएंगे, आपको ये लगता है कि निषाद आरक्षण बड़ा बाधक हो सकता है इधर आने में? नहीं, देखिए, ये एक परसेप्शन का खेल है। और जब नेता अपने जाति का नेतृत्व करते हैं, अपने जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक जज्बात पैदा करने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन वो वास्तविक चीजों से भी अवगत होते हैं। वो जानते हैं कि इसमें तकनीकी पक्ष कितना है। आप जानते हैं कि तत्वा समाज को यहाँ आरक्षण दिया गया था, अनुसूचित जाति में शामिल किया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। फिर तत्वा समाज को ओबीसी में रखा गया है बिहार में। तो मल्लाह का आरक्षण एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत सारी चीजें पूरे होने पर तब वो हो सकता है। किसी के कहने से केवल आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें केंद्र सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट है, मंत्रालय का भी इन्वॉल्वमेंट है, और अनुसूचित जनजाति मंत्रालय का है। तो कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है। तो ये लंबा प्रोसेस है, तुरंत एक दिन में संभव नहीं। लेकिन अब चूंकि जात की राजनीति जब आप करिएगा तो जात में उन्माद पैदा करना, जात में एक चिंतन पैदा करना है, जात में एक लगना है कि भाई हम यही जात के सबसे कल्याण करने वाले नेता हैं। तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी इसमें सफल हुए कि मुकेश सहनी अपनी जात का प्रतिनिधित्व आज कर रहे हैं। जैसे माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं, चिराग पासवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मुकेश सहनी भी मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह है, इसलिए मल्लाह जाति। लेकिन अगर मल्लाह जाति को आप देखिएगा तो रामायण काल से ये राम के साथ रहे मल्लाह समाज।
तो आज भी ये अपने को निकट थोड़ा पाते हैं बीजेपी के साथ। मैं यही बात कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये कहीं न कहीं और कंफर्टेबल भी पाते हैं। अगर कंफर्टेबल पाते हैं, पिछला चुनाव में 2000 में अगर ये तेजस्वी यादव इनको पूरा मान सम्मान दे दिए रहते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव ने 2000 के चुनाव में इनको मान सम्मान नहीं दिया। और 2020 से क्षमा करेंगे 2020 जब 2000 में पहली बार नीतीश मुख्यमंत्री बने थे तो वही याद रह जाता है 2020 में। तो 2020 में अगर तेजस्वी यादव बन जाते, अगर इनको पूरा सम्मान मिलता या इनके जाति को ही पूरा सम्मान दिए रहते, तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। और याद है किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के गए और किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और ये किया। तो कहीं न कहीं दुराव हुआ। फिर परिस्थितियां ऐसा बनी कि लोकसभा चुनाव में एक आए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि जो नेता होता है वो नेतृत्व करता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये चुनाव नहीं लड़ पाए लोकसभा का। आज कहीं न कहीं इनके मन में ये होगा कि जीतन राम मांझी अकेले लड़के केंद्र में मंत्री हैं। अगर हम भी एनडीए से लड़े रहते और आज जीतते तो नहीं। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहूंगा डॉक्टर संजय। मुझे यह मालूम है कि जब लोकसभा चुनाव से पहले अलायंस हो रहा था, गठबंधन हो रहा था और 5 सीटें चिराग पासवान को एनडीए ने दे दिया। बीजेपी ने तय कर लिया कि ये 5 सीट पर आप चुनाव लड़िए। आपको याद है उनके चाचा को कुछ नहीं मिला, पशुपतिनाथ पारस को कुछ भी नहीं मिला। मुझे यह पता था, वीआईपी पार्टी के एक नेता ने मुझसे कहा, जो कि बहुत क्लोज हैं अपने सुप्रीमो के, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी हैसियत तो चिराग पासवान से ज्यादा है, अगर एनडीए हमें उससे ज्यादा सीट नहीं देगी तो हम क्यों एनडीए के साथ रहेंगे। सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि जीतन राम मांझी मंत्री बन जाते हैं केंद्र में, चिराग पासवान बड़े मंत्री और मजबूत एलाए हैं एनडीए के, फिर मुकेश साहनी को महागठबंधन में मिलेगा क्या। और ऐसे भी आप बहुत जगह देखें, खास तौर पर जब यही महागठबंधन के विरोध में होते हैं तो ये तो कहते हैं कि साहनी और यादव नेचुरल एलाई नहीं है। मतलब आप जो अभी प्रियदर्शी जी कह रहे थे कि आरजेडी के गढ़ में वीआईपी को वोट नहीं मिला, वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्या आपको नहीं लगता कि नेचुरल एलाई ये एनडीए के हैं और इसलिए ये एनडीए में आना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार हैं एनडीए के, और नीतीश कुमार जब इनसे कह रहे हैं तो क्यों नहीं आना चाहेंगे। विनय जी आ रहा हूं, जरा डॉक्टर संजय जी से पूछ लूं, आ रहा हूं आपके पास, आप हाथ उठा कहना चाह रहे थे जी, बोलिए बोलिए। एक लाइन कहना चाह रहे थे कि जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है, इनसे जिन लोगों ने अलायंस किया, चाहे वो नीतीश कुमार का दोस्ती रहा लालू जी नीतीश जी से, रामविलास जी की दोस्ती रही, उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती, अगर आप इन सब से अकेले में कभी न कभी बात करिएगा तो ये लोग कहते थे और कहते रहे हम लोगों से कि भाई लालू जी से ज्यादा देर तक चल ही नहीं सकता है, निभ ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज इनके साथ भी, वीआईपी के अध्यक्ष इनके साथ भी यही स्थिति पैदा हुई होगी। डॉक्टर संजय, मैं जो सवाल आपसे पूछा था, नहीं, आपने नेचुरल अलायंस की बात की तो ठीक है, एक जातीय सच्चाई तो है बिहार में, और जातीय गणित में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। जो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं, यादव समाज के लोग, इनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और बाकी चीजें तो विनय जी ने बड़ी तरीके से, आपने भी उसको समझाया कि राम और केवट के जो रिश्ते रहे हैं वो किस तरह से नेचुरल रिश्ते रहे हैं। तो ये समाज तो मुखर समाज रहा है और ये समाज के लोग समझते हैं चीजों को कि हमें कहाँ पर सम्मान मिलता है, कहाँ पर हमें जगह मिलती है। इस सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार करता है, सब लोग स्वीकार करते हैं। और संजोग ऐसा है, ऑफर भी इनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पक्षीय तरीके से कि ठीक है लालू प्रसाद जी के साथ हम हैं लेकिन एनडीए हमको कोई भाव नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी भाव दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आपको भाव दे रही है, तो मौके की नजाकत को तो समझना होगा। और मैंने तो कहा कि शायद राजभूषण निषाद की जगह पर मुकेश साहनी होते अगर ये एनडीए गठबंधन में होते। 3 सीटें दे दी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार किसने तय किया सबको पता है।
वो उम्मीदवार किनके द्वारा तय किया गया था, ये पब्लिक डोमेन में है। अगर मुकेश सहनी को एक ही सीट एनडीए देती, जीतनराम मांझी की तरह, अगर एक सीट भी मुकेश सहनी जीते होते तो आज वो केंद्र में मंत्री होते। उनकी दावेदारी और उनकी हिस्सेदारी की जो बात है कि हमारी संख्या, हमारी जमायत भी जो है वो छोटी नहीं है। ये 54 लाख वोट का दावा करते हैं, कई जातियों को क्लब करके बताते हैं कि वो हम लोग एक साथ हैं, एक भाई ही हैं। तो अगर उतने का रिप्रेजेंटेशन देते तो एक ही सीट भी एनडीए में मिलता। नफा नुकसान का तो मतलब होता ही है ना। जब आप कोई पद पर होंगे, जब कोई जिम्मेवारी आपको केंद्र की सरकार देगी, राज्य की सरकार देगी, तभी तो अपने समाज का भला कर पाएंगे, अपने लोगों की संजय मदद कर जी, पाएंगे। एक सीट और मंत्री पद की बात होती तो हमारे नेता गठबंधन कर चुके होते, फिर हम आप यहाँ चर्चा नहीं कर रहे होते। हमारे ठीक है। नेता ने एक सीट की बात आपने कही है और मंत्री पद की बात कही है, उसको ठुकरा दिया, लात मार दिया और उन्होंने कहा कि मैं समाज की लड़ाई को लड़ने आया हूं और निषाद आरक्षण की बात को मजबूती से उठाता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। निषाद आरक्षण नहीं हुआ, मंत्री पद को लात मार दिया हमारे नेता ने। आप इस बात को भी कहीं समझिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपके नेता ने लात मार दिया और आपके नेता समाज को आरक्षण दिला करके ही मानेंगे, वो सब मुझे पता है। पता है कि केंद्र में आरक्षण कौन देता है, राष्ट्रपति जी शेड्यूल कास्ट में शामिल करते हैं 341। संजय जी, इसी निषाद समाज को दूसरे दिल्ली में जो है आरक्षण मिल रहा है, दूसरे राज्य में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है? आप इस बात को भी समझने का प्रयास करिए। एक समाज दूसरे राज्य में अगर आरक्षण के दायरे में आता है और बिहार में आरक्षण के दायरे में नहीं आता, ये तो एक मिनट, अच्छा आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी, जरा संजय जी को जवाब देने दीजिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश और गुजरात में वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ही आए। अगर कोई जाति को कोई ओबीसी में रखा गया है उत्तर प्रदेश में, तो कोई जरूरी नहीं है कि राजस्थान में भी वो ओबीसी में हो। वो सब कैटेगरी पर हम लोग अलग से डिबेट कर लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छी बात है कि आपके नेता एकदम कह रहे हैं कि समाज को आरक्षण दिला करके ही रखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है, जैसे ही तत्वा और ताती जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट में केंद्र ने शामिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः उनको रिजेक्ट कर दिया। उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार होते हैं। बिल्कुल आपकी जाति। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट में SC/ST के विरोध भी बिल आया था ना, और भाजपा सरकार, एनडीए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिल ला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने का काम किया था। आप याद करिए इस चीज को। तो भाजपा सरकार की मंशा ही है कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं देना है। निषाद समाज वह 75 साल से सोया हुआ समाज, जिसको प्रतिनिधित्व की जरूरत है, जिसको मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, तो उसको जो है। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी नीलाभ जी। हाँ, निषाद समाज अगर डिजर्व करता है तो उसका क्राइटेरिया बना हुआ है, और वो क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठेंगे। चलिए, ये डॉक्टर संजय ये सारी बातें, पर मेरा फिट नहीं बैठते हैं, तो फिर मैं बता रहा हूं कि एक राजनीतिक जो भावनात्मक जो है वो माहौल बनाने के लिए ये हो सकता है, लेकिन अगर उस कैटेगरी में नहीं आएंगे तो फिर इसके कोई फायदे भी आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, मैं नीलाभ जी आ रहा हूं आपके पास। मैं यही सवाल आपसे करूंगा, लेकिन प्रियदर्शी जी से कर देता हूं। नीलाभ जी जो बात कह रहे हैं प्रियदर्शी जी, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि राजनीति में अब ऐसा होता है, जो बात ये कहते रहे हैं, हाथ में गंगा जल रखवा करके कस्में खिलवाएं, और क्या जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये एनडीए में नहीं आएंगे, और मैं जो खबर बता रहा हूं वो झूठ हो जाएगा? ऐसा पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन कसम खा के चलते हैं क्या? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, एक डायलॉग मैं सुनाना चाहूंगा। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, अंदर झूठों की एक टोली है। डूबने वालों गंगा जी तो अपनी है, नाव में किसने छेद किया सच बोलो। सच तो नीलाभ जी ही बताएंगे। ये नाव में जो वीआईपी पार्टी की नाव है, उसमें छेद किसने किया है महागठबंधन में रहते हुए? निश्चित तौर पर वो बात नीलाभ जी नहीं बता पाएंगे, मुकेश सहनी जी ही बता पाएंगे। लेकिन नीलाभ जी के साथ एक मामले में मैं सहमत हूं।
नेता मंत्री बनने से नहीं होता है। भले ही राजभूषण चौधरी जी सांसद बने हों, मंत्री भी बन गए हों, लेकिन आज की तारीख में अगर सहनी निषाद जाति का कोई एक छत्र नेता नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत नेता कोई है तो वो मुकेश सहनी ही है। हरिभूषण जी हैं और तमाम लोग हैं मुकेश, लेकिन उन नामों में सबसे बड़ा नाम मुकेश सहनी का है। और संसद में जाना जरूरी नहीं है एक नेता के लिए, सड़क पर भी तो नेतृत्व होता है। और मुकेश सहनी अगर उस ख्याल से हैं कि हमारे लोग आए, हमारे लोगों का उचित प्रतिनिधित्व हो और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जायज भी है और वो जज्बा दिखा रहे हैं। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी टकरार हुई उस समय भी उन्होंने स्टैंड किया, तेजस्वी यादव के मामले में भी उन्होंने स्टैंड किया। हालांकि वो आप कह सकते हैं कि बचकानी हरकत भी कह सकते हैं, राजनीति में उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर मुकेश सहनी निकले थे। और अभी जो आप कह रहे थे कि गंगा जल खिला करके कस्मे वायदे, ये फिल्मी लगता है। मुकेश सहनी का रोड शो भी एक फिल्मी स्टाइल में होता है, वो बॉलीवुड से आए भी हैं वहां मुंबई नगरी से, तो वो दिखता है। प्रशांत किशोर की शैली में वो चीज दिखता है, मुकेश सहनी की शैली में वो चीज दिखता है। बावजूद मैं मजबूती के साथ यह चीज कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में निषाद जाति का लोकप्रिय नेता कोई है तो मुकेश सहनी है। सांसद कोई बन जाए, मंत्री कोई बन जाए, विधायक कोई हो, मुकेश सहनी का मुकाबला मुकेश सहनी से ही है निषाद जाति को लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी जो डोरे डाल रही है मुकेश सहनी पर, उसके व्यापक मायने हैं, उसको समग्रता में देखा जाना चाहिए। उसे सिर्फ बिहार के स्तर पर नहीं समेटना चाहिए। यूपी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें अति पिछड़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास करके निषाद, कुर्मी जैसे जो वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी से छिटके हैं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा है। मुकेश सहनी भले ही वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन ब्रांड तो है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने पर वे इस ताकत के साथ, अपनी जो अभी की ताकत है महागठबंधन में, उससे चौगुनी ताकत के साथ वे आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की भी यह बात समझ रही है, नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार का अपना नफा नुकसान बिहार के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश तो ठीक है, सारी बातें ठीक है। तो विनय जी, इसमें हर्ज क्या है कि आप आइए हमारे साथ, हमारी सरकार बनेगी, आपकी मांग पर विचार करेंगे। राजनीति में इस तरह के वादे का मतलब वादा करना कौन सा दुर्लभ सा चीज है, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए, जो राजनीति में वादे वगैरह का कोई महत्व है नहीं। हम लोग कई बार देखे, एक खिलाड़ी हुआ करते थे वसीम अकरम पाकिस्तान के, तो कहते थे कि उनके साथ एक प्लेयर थे, बहुत नामी प्लेयर थे, शोएब अख्तर। छोटी छोटी बातों में वो कसम खा लेते थे। और क्या उन्होंने अपने एक संस्मरण में लिखा कि भाई कसमें खाने में उनका कोई जोड़ ही नहीं था। तो नेतागिरी में भी कई ऐसे लोग हैं जो कसम खाते हैं तोड़ने के लिए, और वो होता नहीं है। कई बार किसी को राज्यसभा, आप अगर चुनाव के पहले देखिएगा, अगर टिकट वितरण के समय कम से कम 10-20 लोगों को राज्यसभा और विधान परिषद का ऑफर दे दिया जाता है, अच्छा आप पर विचार किया जाएगा, होता नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर मुकेश सहनी अपने समाज की मांग नहीं उठाएंगे तो फिर अपने समाज में उनकी पूछ कैसे रहेगी? इसलिए वो मुद्दा को जीवित रखेंगे। जैसे नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल स्टेटस देने का मुद्दा जीवित रखते हैं, क्योंकि अगर आप मुद्दा जीवित है तभी तो इस पर कोई लाइन ले सकते हैं भविष्य में। अगर वो आज एनडीए में आ जाए और फिर नहीं उनको एनडीए छोड़ने का मन होगा तो फिर बोलेंगे, उनके पास मुद्दा रहेगा ना कि भाई आरक्षण नहीं दिए इसलिए हम एनडीए छोड़ रहे हैं। तो ये मुद्दा नेता लोग आपस जिंदा रखते हैं, अपने मुद्दे को बरकरार रखते हैं। और इसीलिए मुकेश सहनी एक तरह से कह सकते हैं कि तेज तर्रार नेता है, इसलिए वो अपने मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं, जबकि वो वस्तु स्थिति भी जानते हैं कि इसमें कितनी कठिनाई है, आरक्षण में कितनी कठिनाई है। झारखंड में भी एक मुद्दा चलता है इसी तरह का, महत्व आरक्षण का। आजादी के पहले उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, अब आज के महत्व को नहीं है शामिल, तो कहा जाता है कि भाई उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, और पूरा आंदोलन चलते रहता है बीच बीच में झारखंड में। तो एक दिन हेमंत सोरेन बहुत अच्छा कह रहे थे असेंबली में कि भाई जो अनुसूचित जाति में उसको क्या स्थिति है देख ही रहे, अब आप लोग शामिल होके क्या करिएगा? जो पहले से अनुसूचित जनजाति में है उसकी स्थिति खराब है। तो ये चूंकि मुद्दों के लिए चलता है
और मुद्दे की राजनीति। अब आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस पर सारे विपक्ष के सांसद एकजुट हो गए, क्योंकि रिफॉर्म करना इस देश में बड़ा खतरा का काम है। आप अगर रिफॉर्म करने लगिएगा तो होगा कि भाई संविधान बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, अंबेडकर का संविधान, जबकि भाई इसी अंबेडकर के संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुका है, और अंबेडकर के जीवित रहते रहते संशोधन हुआ था, पहला संशोधन, उस समय अंबेडकर जी जीवित थे। तो ये, लेकिन देश में आज भी रिफॉर्म करना सबसे कठिन काम, सबसे खतरनाक काम है। लोग बड़े बड़े नेता को एडवाइस करते, भाई क्यों उसमें आप बिरनी के खोता में क्यों आप हाथ डालने गए। मोदी, नरेंद्र मोदी तो कई हिम्मत का काम कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग करने से भी घबराते रहते। हालांकि देश के लिए ये बड़ा जरूरी है। मैं इसीलिए विनय जी मैं नीलाभ जी को कहना चाह रहा हूं कि पहले से ही आपको अग्रिम बधाई दे दूं क्या एनडीए में जाने का और आपके नेता को मंत्री बनने का। पंकज जी, इसमें बधाई की कोई बात ही नहीं है। मंत्री पद महत्वपूर्ण होता तो लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गया होता। आप बात को, हमारी बातों को भी समझिए। हमारी जो मांग है निषाद आरक्षण, उस पर बात नहीं बनी, गठबंधन नहीं हुई। मंत्री पद के सामने बहुत छोटा है, मंत्री पद की बात ही नहीं है हमारे। न देखिए, आप इस चीज को आप भी हमारी समझ लीजिए कि हम लोग इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हैं और मजबूती से 2025 में हम लोग चुनाव भी लड़ेंगे। और आज आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये बात आप लग रहा है ना, चलिए आप ब्रांड है मुकेश हाँ, सहनी, नहीं चल, अरे नहीं वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर संजय, क्विक आंसर दीजिएगा, अब समय समापन की ओर है, इसलिए सब लोग से एक एक दो लाइन का आंसर लूंगा। अगर ये बात है तो पिछली बार तो मुकेश सहनी इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनको डिप्टी सीएम घोषित नहीं किया गया था। आपको याद आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने मेरे पीठ पे खंजर बोका है, डिप्टी सीएम के रूप में मुझे घोषित नहीं किया गया। लेकिन फिर तो चले गए ना महागठबंधन के साथ। अभी भी महागठबंधन ने क्या इनको डिप्टी सीएम घोषित किया है क्या? मैं बता रहा हूं कि 77 के बाद विनय जी को ज्यादा समझ होगी। कोई बिहार में आंदोलन हुआ है क्या जेपी के बाद? और सत्ता के बिना कोई नेता रह सकता है क्या, और बिना पद लिए हुए? मैं पटना में रहता हूं और सारे नेताओं को जानता हूं कि कितने बड़े वो त्याग के प्रतिमूर्ति हैं। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी निष्ठा है, कोई समाज के साथ खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, लेकिन नेता और पद नहीं ले और त्याग की प्रतिमूर्ति हो जाए तो ये आदर्श स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ठीक है, राजनीति का तकाजा होता है, परिस्थितियां होती हैं, अच्छी बातें और आदर्शवादी बातें करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत होती है वो कुछ और होती है। मुकेश सहनी जी से मेरे भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ठीक है, जहां वो संघर्ष कर रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक अच्छा है। अगर हर पार्टी, इंडिया भी चाह रही है कि हमारे साथ रहें, एनडीए भी चाह रही है कि वो हमारे साथ आए, वो कुछ चीजों को लेकर के खड़े हैं, अड़े हैं, वो ठीक है, वो उनका एक स्टैंड है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो कोई तपस्या करने के लिए नहीं आता है, वो आता है कि हमें भी भागीदारी मिले, सरकार में भागीदारी मिले, पद की हिस्सेदारी मिले। और इस बात में कोई बुरा भी नहीं है, मैं मानता हूं कि होना चाहिए। क्यों नहीं हिस्सेदारी लेंगे? क्यों अगर पद मिलेगा तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं, चलिए फाइन, आपने अपनी बात कह दी। प्रियदर्शी रंजन जी डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए थे, इसलिए हटे थे पिछली बार 2020 में। अभी भी आरजेडी ने कोई उनको डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट तो नहीं किया है, फिर भी वो गए ना महागठबंधन के साथ। तो इसलिए एनडीए में आ जाएंगे और एनडीए कह देगी कि भाई हम घोषणा हो गई रहती तो आरजेडी की सरकार रहती आज बिहार में। नहीं, समय के साथ बदलाव जरूरी होता है और मुकेश सहनी उसके परिचायक हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। वे एक उदार नेता के तौर पर आ रहे हैं, हालांकि उनकी राजनीतिक उदारता के साथ आर्थिक उदारता भी एक कारण है जो हर पार्टी को चाहिए होता है। भाजपा के साथ भी उन्होंने अपनी आर्थिक उदारता का परिचय दिया था। लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी के साथ भी उन्होंने आर्थिक उदारता का परिचय दिया है।
और उनकी आर्थिक उदारता नीतीश कुमार को भी शायद चाहिए 2025 में, सामाजिक उदारता के साथ साथ, राजनीतिक उदारता के साथ साथ। विनय जी, मेरी खबर पे आप मोहर लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हो चुकी है, जेडीयू उनको मंत्री बनाने के लिए तैयार है, और बिहार में जो नीतीश चाह लेंगे बीजेपी को क्या दिक्कत होगी? बीजेपी को भी समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो हार जीत का फासला कम हुआ है उसकी वजह मुकेश साहनी है, अगर आ जाएंगे तो हम मजबूत होंगे। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार बहुत कैलकुलेटिव राजनीति करते हैं और नीतीश कुमार को मुकेश सहनी भी पसंद करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार चाहेंगे कि अपने कुनबे को और मजबूत करें, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है अगले वर्ष विधानसभा का, हो सकता है पहले भी हो जाए, तो उस चुनाव में के पहले अपना कील काटा नीतीश कुमार पूरा मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनकी इच्छा तो जरूर रहेगी कि मुकेश सहनी आए, और मुकेश सहनी को भी मेरे समझ से जो मान सम्मान यहाँ मिलेगा वो वहां नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग आपको बताएं कई नेताओं से हम लोगों की बात होते रही है, जो लालू जी के साथ रहे, तेजस्वी जी के साथ रहे, बड़ा घुटन महसूस करते जब उनके साथ रहते। नीतीश कुमार का हम नाम ले रहे हैं, रामविलास जी अब नहीं रहे, उनका नाम आपको ले रहे हैं, आपको उपेंद्र कुशवाहा का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ गठबंधन करके जाते हैं, मांझी जी का नाम ले रहे हैं, उनके साथ जाते हैं लेकिन फिर वापस चले आते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं मुकेश सहनी को भी ये चिंतन होगा मन में। हालांकि उनकी जो मांग है, उनकी जो जाति को शामिल करने की मांग है, तो हर जाति के लोग आज चाहते हैं कि हमको हमारे जाति को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। आप अगर सर्वे करा लीजिए बिहार में, तो सभी जाति के लोग चाहते हैं कि अब हमको शेड्यूल कास्ट में शामिल करा लीजिए। आपने अपनी बात कह दी विनय जी, ये बिल्कुल सही बात है। अब मुझे लगता है कि नीलाभ जी भले ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन नीलाभ जी मेरी खबर ले लीजिए, पता कर लीजिएगा, आपको पता होगा। लेकिन मेरे पास खबर मेरे सूत्रों से है कि जेडीयू से डील हो चुकी है, आप एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हाँ, बाद में आपको आपकी मांग होगी, आप उसको दूसरे तरीके से। और देखिए, राजनीति है और बिहार की राजनीति एक रात में करवट लेती है, कौन कब कहां क्या कैसे कुछ पता नहीं होता। बस अब आप जाते जाते बोल दिए ना, कौन कब कहां कुछ पता नहीं रहता। विनय जी बोल गए ये। नहीं, लेकिन हम लोग फिलहाल मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ है और 2025 चुनाव हम लोग लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ और मजबूती से लड़ेंगे। अपना काम मजबूती से आप कर रहे हैं, अपना काम आप मजबूती से कर रहे हैं, और जब तक नहीं जाए तब तक ये मजबूती बने रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू। तो बिहार की बात में नीलाभ जी आपका, विनय कुमार जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।